वेलकम बैक। आप देख रहे हैं योर मनी, जहां पर हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की किसी भी तरह की उलझन में और आपके पोर्टफोलियो को पहले से बेहतर बनाने की भी कोशिश। और इनफैक्ट आज हमने फैक्टर इन्वेस्टिंग की भी बात की, तो वो भी आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इस शो को दोबारा देख के सुन के समझ सकते हैं, आपके काम आएगी। राइट, अब कुछ और सवालों के जवाब लेने का वक्त है। एक और ईमेल है हमारे पास और ये है उत्तर प्रदेश से तूबा जी ने हमें भेजा है। इनकी उम्र है 33 साल और ये मंथली एसआईपी कर रहे हैं 30,000 रुपए की। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल हो गई है 5.5 लाख रुपए और 25 साल में 10 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। अब क्या है, कुछ सवाल है इनके। किस फंड से निकलने की जरूरत है? पराग पारिक एयूएम बहुत ज़्यादा है, पराग पारिक में निवेश जारी रखूं तो अपने चलिए पहले इनका पोर्टफोलियो देख लेते हैं, तब हमें क्लियरिटी होगी। अच्छा खासा लंबा पोर्टफोलियो है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप में 7,500 रुपये, पराग पारिक फ्लैक्सी कैप में 6, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड में 6, टाटा स्मॉल कैप में 6, ईडलवाइज मिड कैप में 4,500 रुपये। इसके अलावा इन्होंने कुछ एक मुश्त निवेश भी किया है। एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर में 1 लाख से ज़्यादा, मेरे एसेट टैक्स सेवर में 87,000, क्वांट ईएलएसएस टैक्स सेवर में 49,000 और एबीएसएल टैक्स सेवर में 98,000 रुपीज़। एनपीएस में भी मंथली 19,000 रुपये। एनपीएस में अब तक करीब 14.5 लाख रुपए का कॉर्पस है। टर्म प्लान 1 करोड़ का, मेडिक्लेम है 5 लाख का, एलआईसी है सालाना 23,000 की। और इसके अलावा एक मुश्त निवेश में काफ़ी कुछ है। देखिए स्क्रीन पे लगातार आ रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मोहित जी काफ़ी कुछ इन्होंने कर रखा है। पर यह है कि इस सारे निवेश के बावजूद बड़ी लंबी सी फहरिस्त है आपके पास भी, वो है ही और दर्शकों को भी दिख रही है। एक मुश्त भी हैं, कई कंटिन्यू भी हैं और एलआईसी भी है, तमाम बीमा वगैरह भी है। लेकिन 25 साल में इन सबके साथ 10 करोड़ का लक्ष्य क्या वो प्राप्त कर लेंगे? जी तो देखिए, जैसा आपने बोला कि बहुत लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है, बट सबसे पहले तो तूबा जी को बधाई। इन्होंने सब चीज़ें अच्छे से प्लान तो करी है। इन्होंने ईएलएसएस भी किया है, एनपीएस भी किया है, इक्विटी फंड्स का भी चुनाव किया है काफ़ी हद तक। थोड़ा कुछ कहीं हद तक ओवर डाइवर्सिफाई कर दिया है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को, तो उसकी अब अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले इनके लक्ष्य की बात करते हैं। 30,000 रुपए की मंथली एसआईपी, ये करीब करीब 5 करोड़ 70 लाख का कॉर्पस इनके लिए जमा कर देगी 20 साल की समय अवधि में, अगर मैं 12% की रेट अज्यूम करूं। देखिए, अच्छी बात यह है कि इनकी जो समय अवधि है वो काफी बड़ी है, 20 साल की समय अवधि। तो यहाँ पर इनको अच्छा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है। इनका जो एग्जिस्टिंग कॉर्पस है करीब 5.5 लाख का, वो भी बढ़कर कुछ 94 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 6.5 करोड़ के आसपास की रकम अपने लिए जमा कर लेंगी। अब इनका लक्ष्य है 10 करोड़ का। वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है 6.5 करोड़ से। तो मेरी राय ये रहेगी तुबा जी आपको कि आप 10% का अगर स्टेप अप एसआईपी करें तो आप आराम से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो रही आपके लक्ष्य की बात। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आपका 10 करोड़ का लक्ष्य 25 साल की समय अवधि में। ठीक है। अच्छा देखिए, ओवरऑल आपका जो फंड सिलेक्शन है वो वैसे तो काफी अच्छा है, बट ये है कि आपने कुछ बहुत ज्यादा उसे फैला दिया है। तो थोड़ा सा आप उसे कंसोलिडेट करने की कोशिश करिए। सबसे पहली राय तो मेरी ये रहेगी तुबा जी आपको, और आपके माध्यम से बाकी सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं, कि प्लीज कृपया करके इतने सारे ईएलएसएस फंड मत लीजिए। आपको इससे कोई एडेड एडवांटेज नहीं मिल रहा है। आपको जो एटीसी के बेनिफिट के लिए आपको किसी एक ईएलएसएस स्कीम में निवेश करना होता है, तो हर साल के लिए आप एक ही स्कीम का चुनाव करिए। अगर किसी में आपको लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा खराब प्रदर्शन चल रहा है, तब आप किसी दूसरे स्कीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। बट 4 5 6 7 ईएलएसएस स्कीम हर साल उन्हें बदलना किसी भी हद तक एडवाइजेबल नहीं है। तो मेरी राय ये रहेगी कि सबसे पहले, अगर आपकी ईएलएसएस ने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो प्लीज आप उनकी छटनी कीजिए और जितने भी ईएलएसएस आपके पूरे हो चुके हैं आप उन्हें निकाल दीजिए। कंसोलिडेट कर कर उन्हें किसी अच्छे लार्ज कैप फंड में निवेश कर दीजिए। यहाँ पर आप किसी अच्छे इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में से आप किसी का भी चुनाव करिए और वहां पर आप अपना लार्ज कैप एलोकेशन बनाइए और इतनी सारी ईएलएसएस को एक बार आप अपने पोर्टफोलियो से कम कर दीजिए। दूसरी बात, आपने शायद ये भी पूछा है कि पराग पारिक पे आपका एक सवाल था कि क्या पराग पारिक में आप निवेश आपको कंटिन्यू करना चाहिए। देखिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की सबसे बड़ी स्कीम है मार्केट में। राजीव ठक्कर जो है, जो बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेजर हैं, और पराग पारिक एज अ फंड हाउस की ये फ्लैगशिप स्कीम है। इस पर उनका बहुत ज्यादा फोकस रहा है, उसका प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा है। इनफैक्ट गिरते हुए मार्केट में भी स्कीम ने काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है और काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है।
निवेश इसमें बिल्कुल सही है आपका। ये बात आपकी सही है कि इसका एयूएम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। तो अगर आप चाहें तो आप उससे निकलिए मत, बट आप किसी दूसरे लार्ज कैप फंड या किसी दूसरे अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड में आप चाहें तो फ्रैंकलिन फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, या फिर अच्छे लार्ज कैप फंड में जिनके नाम मैंने आपको दिए, आप वहां पर अपनी सिप को चालू कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इस फंड में कोई खराबी नहीं है। फंड अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन फंड है। राइट। इसके बाद शायद आपका एक सवाल था कमोडिटीज को लेकर और इंटरनेशनल इक्विटी को लेकर। तो मेरे लिहाज से उसका एलोकेशन बहुत जरूरी है किसी भी पोर्टफोलियो में। तो बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर आपके पास 10% का एलोकेशन होना ही चाहिए पोर्टफोलियो में। एंड सिमिलरली इंटरनेशनल इक्विटी में 5 से 10% का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये एक ऐसा डाइवर्सिफिकेशन है जो आपको बहुत अच्छा हेज देता है, और गिरते हुए मार्केट्स में भी काफी अच्छा आपके पोर्टफोलियो को एक बेस देगा। तो मेरे हिसाब से ये डाइवर्सिफिकेशन भी काफी नेसेसरी है, किसी भी पोर्टफोलियो को अच्छा बनाने के लिए आप जरूर करिए इसे। जी। तो तुबा साहब, आपसे प्रत्यक्ष बात होती तो और मज़ा आता बहुत। जैसे आपको मोहित जी ने बधाई दी, हम भी बधाई देते हैं। बढ़िया आपने निवेश के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, बड़ा डाइवर्सिफाइड काम किया है। बस ये है कि उसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गई कुछ चीज़ों की। तो जो मोहित जी ने कहा है कि एलएसएस थोड़ा कम कीजिए, 10% का स्टेप अप कीजिए, आपका 10 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जाएगा 25 साल में। और पराग पारिक का आप कंटिन्यू मतलब बने रहिए उसमें। आप चाहें तो अपना निवेश कहीं और बदल दें, लेकिन क्या खासियत है उस फंड की वो बताइए। और साथ ही कमोडिटीज़ की राय। तो आपके इस सवाल में मुझे लगता है बहुत सारे दूसरे लोगों के लिए भी काफ़ी सारे जवाब छुपे हुए हैं। तो धन्यवाद सवाल पूछने के लिए भी, और बड़ा मज़ा आता अगर हम आपसे सीधे सीधे बात कर पाते। चलिए, बातों बातों में वक्त अब समाप्ति की ओर आ गया है, लेकिन जाने के पहले मोहित जी से उनके आज के लिए टॉप 4 फंड्स जानना चाहेंगे। जी विपिन। तो देखिए विपिन, मेरी राय हमेशा ये रहती है कि आप पैसिव और एक्टिव का अच्छा मिश्रण अपने पोर्टफोलियो में लगाएं। तो पैसिव स्टाइल में लार्ज कैप में एलोकेशन प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की सलाह रहेगी। और लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का एक मिश्रण है, अगेन फैक्टर बेस्ड पैसिव, जिसकी हमने आपके शो में शुरुआत में बात की। यहाँ पर मेरा पसंदीदा फंड है यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड। तो ये दोनों फंड मिलाकर आपको लार्ज एंड लार्ज प्लस मिड का एक एलोकेशन देते हैं। उसके बाद मिड कैप में एक्टिव फंड का चुनाव किया है मैंने यहाँ पर, ईडलवाइज मिड कैप फंड, और स्मॉल कैप में भी एक्टिव फंड बंधन स्मॉल कैप फंड। तो 2 एक्टिव और 2 पैसिव शैली के फंड है, और उसमें एक फैक्टर बेस्ड पैसिव और एक प्योर पैसिव है। राइट। तो टेक्निकली हर तरह का फंड आपके लिए मोहित ले आए हैं। शुरू में ही हमने फैक्टरिंग का फंड आज समझा मोहित से, और उसी को लेते हुए आज उन्होंने आपके लिए एक्टिव और पैसिव फंड का कॉम्बिनेशन बनाया। तो 4 फंड, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स, ईडलवाइज मिड कैप फंड और बंधन स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड जो मोहित आपके लिए रिकमेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, एंड हमें फैक्टरिंग का भी मतलब समझाया कि निवेश में कितने काम किए, एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो ये सारी बातें दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी जिनके सवाल आज हमने लिए और जिन्होंने हमसे बातचीत की। तो कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है सोमवार से शुक्रवार हर दिन शाम 6:27 पे। तो कल फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।